एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के अंदर, और एनसीएफ 2005 की थ्योरी करवा दी है, तो पहले आप थ्योरी वाला लेक्चर देख लें और उसके बाद इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एनसीएफ क्या था थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी, थ्योरी काफी अच्छी करवाई है, आप उसको देख सकते हैं। एनसीएफ 2005, इसका मतलब इससे पहले भी कोई एनसीएफ आया होगा। एनसीएफ क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा होता है। कौन जारी करता है? एनसीईआरटी। इसके अंदर क्या बताया जाता है? जो हमारी शैक्षिक नीति होती है, हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारी पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, हमारी शिक्षण विधियां क्या होती है, वो सब जारी किया जाता है किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। यानी कि आप बात करो कि इससे पहले भी कोई फ्रेमवर्क आए होंगे, हाँ इससे पहले भी आए हैं, 1975 का है, 1988 का है, फिर उसके बाद 2000 का है, फिर उसके बाद 2009 का है, और तो 2022 का। इसके अंदर बहुत सारा कुछ बदलाव हुआ था। इसके अंदर से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेनली क्वेश्चन मैं कहां से लेकर आई हूँ? 2005 में से लेकर आई हूँ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी थे। कहां से उठाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर का जो उसके कुछ लिखी हुई बातें थी, उसके अंदर से इसको उठाया गया था। और क्या था इसके अंदर? और जो क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ ही देख लेंगे। बच्चे को कैसे सिखाना है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि इसका सूत्र क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा, बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा दी गई थी। और क्या दिया गया था? बच्चा किससे सीखेगा? लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग। क्या था ये? चाइल्ड सेंटर्ड था, चाइल्ड सेंटर्ड था। ठीक है, टीचर को क्या माना गया था? टीचर को क्या माना गया था? सुविधा प्रदाता माना गया था, सुगमकर्ता माना गया था। ठीक है, इसको हमारे इसमें बच्चे के नैतिक गुणों का विकास, सांस्कृतिक गुणों का विकास, बच्चे को बिना पिटाई के सिखाना, आम जीवन से जोड़कर सिखाना, ऐसी बातें थी। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? वैसे तो किस वर्ष किया गया था? 1975 में किया गया था, 1988 में किया गया था, 2000 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2009 में किया गया था, और 2022। अब देखो इसमें से कोई ऑप्शन मैच होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच होता है? 2005 वाला। ठीक है, पहला कौन सा था? 1975 वाला। इसके अंदर क्या ऐड किया गया था? 1975 वाले में पर्यावरण शिक्षा को ऐड किया गया था, 1988 वाले में खेल शिक्षा को ऐड किया गया था, 2000 में क्या किया गया था? इंटीग्रेटेड ईवीएस होना चाहिए, जिसके अंदर सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, और विज्ञान भी होना चाहिए, और सामाजिकता भी होनी चाहिए। 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन, 2009 क्या था? टीचर सेंटर था, और लेटेस्ट कौन सा है? 2022। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 का मुख्य दर्शन क्या था? अब मुख्य दर्शन क्या था? बिना बोझ के सीखना, व्यवसायिक कुशलताएं सीखना, सह शैक्षिक गतिविधियों को सीखना, और सतत एवं वाक्य व्यापक मूल्यांकन। देखो सारे ही उसके क्या थे? मुख्य दर्शन थे। बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये उसका शिक्षण सूत्र था। व्यवसायिक कुशलताएं सीखना, मतलब व्यवसायिकता तो 16 साल से पहले तक के बच्चे को नहीं सिखाएंगे, व्यवसायिक शिक्षा नहीं देंगे हम, लेकिन बच्चे को ऐसी शिक्षा जरूर देंगे जो उसके जीवन यापन से जुड़ी हो, किताबों के बिना बाहरी ज्ञान के साथ जुड़ी हो। सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, यानी कि किताबों के साथ साथ और गतिविधियां सीखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी उसका क्या था? मुख्य दर्शन था, मतलब उसका एक दर्शन था। यानी कि बच्चे का पूरी तरीके से क्या करना है? हमने मूल्यांकन करना है, हमने नंबरिंग सिस्टम नहीं देना है, अंक से हमने उसको नहीं मापना, हमने उसको ग्रेडिंग देनी। लेकिन पहले क्या थी? बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2000 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक शिक्षक क्या होता है? देखो, शिक्षक और इधर क्या होता है? शिक्षार्थी, और बीच में क्या होता है? इसके पाठ्यचर्या, बीच में क्या होता है? पाठ्यचर्या। ठीक है, यानी कि शिक्षक के हाथ में क्या होती है? पाठ्यचर्या होती है, और ये किसका काम करती है? साधन का काम करती है।
और बच्चा इस पाठ्यचर्या के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। यानी कि बीच का काम तो कौन करती है, पाठ्यचर्या। अब बात आती है कि शिक्षक क्या करता है, शिक्षक की भूमिका। ये जो एनसीएफ 2005 था, ये चाइल्ड सेंटर्ड था, बाल केंद्रित था, चाइल्ड सेंटर्ड था, यानी कि बाल केंद्रित था। बच्चा क्या करेगा, खुद करके सीखेगा, जो खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि ये किसकी थ्योरी पर बेस्ड था, ये ब्रूनर की थ्योरी पर था, ब्रूनर की थ्योरी पर बेस्ड था, ब्रूनर थ्योरी थी। इससे पहले 2005 से पहले वाले जो एनसीएफ आए उसके अंदर व्यवहारवाद की बात की गई थी, जो वाटसन की थ्योरी थी व्यवहारवाद, उसको आधार माना गया था। लेकिन एनसीएफ का आधार क्या था, ब्रूनर थ्योरी, या इसी को क्या बोला जाता है, संरचनावादी, या इसी को क्या बोला जाता है, निर्मितवादी। और शिक्षक किसकी तरह काम करता है, सुविधा प्रदाता, सुविधा दाता, सुविधा दाता, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, सुविधा दाता को सुविधा प्रदाता, या उसी को क्या बोला जाता है, सुगम करता, सुगम करता। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सुविधा प्रदाता। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के लिए कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, स्टार्टिंग में बताया था यशपाल जी। इसके कौन थे, प्रोफेसर यशपाल जी, इसकी स्टीयरिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब पूछा जाए कमेटी में मेंबर कितने थे, 38। 35 तो कहाँ के थे, इस कमेटी के थे, 3 कहाँ से थे, एनसीईआरटी के थे। ठीक है, और इसका मूल वाक्य क्या था, इसका मूल वाक्य क्या था, एनसीएफ का मूल वाक्य क्या था, कहां से उठाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ शब्द थे और वहां से इसको उठाया गया था। और निबंध का नाम क्या था, सभ्यता और प्रगति। रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध था उसका ध्येय वाक्य क्या था, सभ्यता व प्रगति। बच्चे के अंदर सृजनशीलता का विकास किया जाना था। इसके अंदर बच्चा अपनी कल्पनाओं से, सृजनशीलता से अपना खुद करके सीखेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य कितना होना चाहिए, कितने की सिफारिश की गई थी, सारे लिखवा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक में 1 से 5वीं तक होता है। तो पहली और दूसरी कक्षा के लिए क्या होता है, कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, कोई होमवर्क नहीं देना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दूसरी, तीसरी और नहीं, दूसरी तो यही आ गया, तीसरी, चौथी और पांचवी। तीसरी, चौथी और पांचवी आपको कितनी देर के लिए सिखाया जाएगा, 2 घंटे। किसमें, पूरे सप्ताह में, पूरे सप्ताह में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक, अब उच्च प्राथमिक में क्या आएगा, 6ठी, 7वीं, 8वीं, यानी कि 6 से 8। पूरे सप्ताह की बात करूं तो 4 से 6 आवर। और डेली की बात करूं तो कितना होता है, 1 आवर। फिर उसके बाद आता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। उसके बाद क्या आता है, माध्यमिक, सेकेंडरी, और क्या आता है, हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक यानी कि कहां से लेकर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। पूरे सप्ताह की बात करूं तो 10 से 12 आवर पूरे सप्ताह में, पूरे सप्ताह में। और डेली की बात करूं तो 2 आवर डेली, 2 आवर डेली। अब आंसर मैच करो, किसकी बात की गई है, 10वीं और 12वीं। क्या, 2 घंटे प्रतिदिन। कैसा होना चाहिए, 2 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसकी थ्योरी मैंने एक और क्लास में करवाई है, तो पहले आप थ्योरी वाली क्लास देख सकते हो। एनसीएफ 2005 अमाय लर्निंग जोन के ऊपर डालकर आप सर्च कर सकते हो। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव के लिए मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। जो मूल्यांकन किया जाता है पूरे, जिसको क्या बोला गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके अंदर क्या दिया जाता है, बच्चे के अंक नहीं देखे जाते, बच्चे का सर्वांगीण विकास चेक किया जाता है। उसके अंदर कितनी सामाजिकता है, उसके अंदर कितनी नैतिकता है, कितनी उसके अंदर शेयरिंग की भावना है, कैसा उसका बिहेवियर है, उसके नंबर कैसे आते हैं, वो शरारत कितनी करता है, वो पढ़ाई कितनी, यानी कि पूरा का पूरा उसका विकास चेक किया जाता है। और वो किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, उसका ग्रेडिंग सिस्टम पे किया जाता है, ना कि अंक के सिस्टम पर।
ANSIF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? देखो यहाँ पर तुम्हें रीट लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ी देर में CTET आने लग जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन HTET के भी होंगे। NCF तो NCF ही है, वो चाहे HTET में पूछा जाए, रीट में पूछा जाए, और चाहे वो CTET में पूछा जाए। मेरे पास बुक थी, उसके अंदर रीट के क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन मैं आपको रीट का टारगेट नहीं करवा रही हूँ, मैं HTET का टारगेट करवा रही हूँ। तो ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चंस रीट में ही आते हैं, HTET के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी इसमें। ANSIF 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण, गणित में क्या क्या सिखाने पर जोर दिया गया था? उसको संख्या का ज्ञान होना चाहिए, उसको लाभ हानि का ज्ञान होना चाहिए, लाभ हानि का ज्ञान होना चाहिए, उसको प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अपनी डेली लाइफ की चीजें वो कर पाए, ठीक है। उसके अंदर तर्क, चिंतन, अमूर्त ज्ञान, ये सब होना चाहिए, कल्पनाशीलता, ये सब होना चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को क्या प्रशिक्षण देना है? बच्चे को सिखाएंगे कक्षा का अधिगम, बालक के चिंतन का, ये लिखा ना, तर्क, चिंतन, अमूर्त ज्ञान, यानी कि बालक का क्या विकास करता है। यहाँ पर मैथ में हम कैसा तार्किक चिंतन करते हैं, ठीक है, तर्क के अनुसार चिंतन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन। जो भी हमारी शिक्षण विधियां होती है इसमें NCF में, वो कैसे चलती है? ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, या उसी को क्या बोला जाता है? स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है। तो बालक का कैसा होना चाहिए? चिंतन का गणितीकरण होना चाहिए, बच्चे को संख्या का ज्ञान होना चाहिए, लाभ हानि का ज्ञान होना चाहिए, और बच्चे को प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए, तर्क चिंतन होना चाहिए। नेक्स्ट, ANSIF 2005 में शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा, किसको जोड़ना है? कला। अब कला शिक्षा हमें किसके साथ जोड़ता है? हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ता है, हमारी धार्मिकता के साथ जोड़ता है, धार्मिकता के साथ जोड़ता है। यहाँ पर क्या है? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन तो कहाँ करते हैं? मैथ में करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम साइंस में करते हैं। सांस्कृतिक विरासत की सराहना, यानी कि कला शिक्षण में क्या करते हैं? हम संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। और ये क्या है? ऐतिहासिक, ये तो हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कला शिक्षा में क्या जोड़ा जाता है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना की गई है। नेक्स्ट देखो, सीखने के लिए सीखना, ठीक है, यानी कि सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, यानी कि जो हमने पहले से ज्ञान है, ज्ञात से अज्ञात बोला था ना, भी ज्ञात से अज्ञात चलना चाहिए, यानी कि पहले से जो सीख रखा है उसको छोड़ना और दोबारा सीखने की तत्परता, यानी कि लगन होनी चाहिए। नई परिस्थितियों के प्रति लचीलापन होना चाहिए, जैसी स्थिति आए हम अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लें। रचनात्मक, यानी कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका है? ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? NCF 2005 में लिखी गई है। आप यहाँ से पकड़ सकते हो, ये लचीलापन उसका सिद्धांत है। ये रचनात्मक, अभी बताया था मैंने, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी, ब्रूनर ने दी थी, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है ये सारा का सारा NCF 2005। NCF 2005 से पहले वाले जितने भी NCF थे, 75 होगा, 88 होगा या 2000 होगा, वो किसके ऊपर बेस्ड थे? व्यवहारवाद पर थे, जो वाटसन की थ्योरी थी। ये यहाँ पर रचनात्मक की बात की गई है, यानी कि ब्रूनर की थ्योरी है। और ये इसके ऊपर बेस्ड कौन है? राष्ट्रीय रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, यानी कि NCF 2005 किसके ऊपर बेस्ड है? रचनावाद पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रूनर की थ्योरी थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, यानी कि हमारी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर अकेले कमजोर, हम समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा में सारी तरह के बच्चे बैठते हैं, यानी कि कमजोर से विद्यार्थियों के लिए नहीं होती। उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान, सिर्फ इनको टारगेट करे, किसी पर्टिकुलर को तो टारगेट करना ही नहीं है समावेशी शिक्षा में। सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, यानी कि सब विद्यार्थी उसको इजीली समझ पाए, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बना दे या फिर मंदबुद्धि वालों के लिए बना दे। उदार पाठ्यचर्या, उदारता की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, जो सभी विद्यार्थियों के लिए, ऐसी तो कोई भावना नहीं होनी चाहिए। पाठ्यचर्या बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सल होनी चाहिए, यूनिवर्सल करिकुलम होना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। नेक्स्ट क्या है?
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? पहली बात तो इसको सेलेक्ट करो, क्या पूछा गया? नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ यही सिखाता है कि जितना भी हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो बाहरी जो वातावरण है उसके साथ जोड़कर हमने इस चीज सीखनी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होकर हो और सुनिश्चित हो, यानी कि ये बात भी लिखी गई है कि रटना नहीं है, हमें क्या करना है? लर्निंग बाय डूइंग करना है, करके सीखना है। निर्मितवाद को बेसिक माना गया, निर्मितवाद का सिद्धांत इसके अंदर माना गया, यानी कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ठीक है, रटना नहीं है, और सुनिश्चित करना, ये बात भी सही है। व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य वस्तु के बाहर भी जाती हो, यानी कि पाठ्य वस्तु यानी कि किताब का ज्ञान नहीं देना, हमने किसके साथ जोड़ना? बाहरी वातावरण के साथ। व्यवहारवाद उपागम की बात नहीं कही गई, यहाँ पर किसकी बात की गई है? निर्मितवाद की बात की गई है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी गई है, ब्रूनर की थ्योरी दी गई है, बच्चा करके सीखता है। व्यवहारवाद उपागम की बात नहीं की गई है। पूछा कौन सा था? नहीं। गलत कौन सा? ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है, तो आंसर कौन सा रहेगा? सी वाला। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? फिर से नहीं पूछा गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के वातावरण के साथ जोड़ना, अभी पूछा था, सही है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना, ये भी सही है। स्कूली शिक्षा का नव उदारवाद की अवधारणा से जोड़ना, परीक्षा के उपेक्षाकृत अधिगम अधिक लचीला बनाने की विकसित करना, और कक्षा की गतिविधियों अपेक्षाकृत अधिक लचीला मतलब इतना ज्यादा लचीला ना बनाए, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला, मतलब परीक्षा में इतना बदलाव आ जाए कि कोई का आंसर कोई कुछ मान ले तो वो भी ठीक कर दिया, एक बच्चे ने आंसर कुछ दिया उसको भी ठीक मान लिया, दूसरे ने कुछ दिया उसको, यानी कि यहाँ पर खोट है, यहाँ पर खोट। स्कूली शिक्षा को नव उदारवादी की अवधारणा से जोड़ना, ये भी सही है, तो आंसर क्या रहेगा? ये अपेक्षाकृत वाला। नेक्स्ट क्या रहेगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। अपनी कौन सी समझ? अभी बात की थी किसकी, कौन सी थ्योरी दी है? कंस्ट्रक्टिव विजन, जिसको क्या बोला जाता है? निर्मितवादी। और क्या बोला गया है इसको? रचनावादी। देने वाले कौन थे? देने वाले कौन थे? ब्रूनर। किसकी बात की गई है? रचनावाद की। किसमें? 2005। इससे पहले किसकी बात की जाती थी? व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिए थे? जीन पियाजे ने। और अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया था? मानवतावाद दिया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या होता है? लर्निंग, यानी कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए? स्वभाव में निष्क्रिय होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? और सरल, हाँ सरल तो होनी चाहिए पर निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। निष्क्रिय गलत, सामाजिक हो सकती है, सक्रिय होनी चाहिए और सामाजिक हो सकती है, और सक्रिय और सरल, यानी कि जैसा भी अधिगम है वो हमारा कैसा होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए, मूर्ख से अमूर्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल होना चाहिए। अकेले सामाजिकता से भी बात नहीं चाहिए। वैसे तो सामाजिकता सही है लेकिन अकेले सामाजिकता से बात नहीं चलती, तो हम कौन सा ऑप्शन को राइट मानेंगे? सक्रिय और सरल होना चाहिए। एनसीएफ 2005 बल किस पर देता है? समस्या हल करने पर, रटने पर, या करके सीखने पर? लर्निंग बाय डूइंग। किस पर ध्यान देता है? लर्निंग बाय डूइंग, पहले ही बता दिया था मैंने। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी में ये टॉपिक छूट गया, ये वाली बात बताना छूट गई थी। यानी कि जो बच्चा गलतियां करता है ना, वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत। पहली बात तो बच्चों को हमने बांटना ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ये अध्यापकों द्वारा बच्चों को डांटने का एक तरीका, डांटना भी नहीं है। एनसीएफ में साफ लिखा है कि किसी को पुरस्कार नहीं देना, किसी को दंड नहीं देना। ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये बात सही है। ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए, अब फिर वही बात है, डिवीजन की बात कर रहे हैं तो ये बात भी गलत होगी। यानी कि जो बच्चा क्या करता है? गलतियां करता है, और गलतियां इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती है? यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। यानी कि जो सीखता है, गलतियां करके बच्चा क्या करता है? सीखता है, और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ये आदमी बलवान बनता है। ठोकर खाने से बहुत सारा ज्ञान और शिक्षा आती है,
ठोकर खाना मतलब एक्सपीरियंस से। अब जो गलतियां होगी अब दोबारा करेगा तो उसके अंदर वो गलती एलिमिनेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। गलतियां करके इंसान बहुत कुछ सीखता है और इसको क्या माना गया एनसीएफ 2005 में एक पॉजिटिव पॉइंट माना गया। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। क्या पूछा गया, सही है गलत? कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में एक संवैधानिक संशोधन है। संवैधानिक यानी कि ऐसा तो नहीं लिखा गया एनसीएफ का संविधान में कोई जिक्र नहीं कर रखा, यानी कि संवैधानिक संशोधन तो वो होता है कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है। जो हमारा मूल संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो बनकर तैयार हुआ था, उस संविधान के अंदर संशोधन की बात कर रहे हैं। एनसीएफ ऐसा कुछ नहीं करता है। एनसीएफ यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। हाँ, ये बात सही है। जो एनसीएफ है उसको कौन जारी करता है? उसको जारी कौन करता है? एनसीईआरटी जारी करता है। कौन जारी करता है उसको? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दिशा निर्देश देता है कि हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, हमारी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा पुस्तक कैसा होना चाहिए, हमारी शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। ये भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को, अरे यूनेस्को कहाँ से आ गया, और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या रहेगा? एनसीएफ है, इसको जारी कौन करता है? इसको एनसीईआरटी जारी करता है। जो 1961 में एक गठन बना था एनसीईआरटी का, वो हमारे लिए शैक्षिक नीतियां तैयार करता है। हमारा पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, और क्या जारी करता है? हमारी टीचिंग लर्निंग मेथड कैसे होने चाहिए, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो पहले छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होती, उनकी मौखिक परीक्षा भी नहीं होती। लिखित परीक्षा नहीं, मौखिक नहीं, लिखित मौखिक ऐसे कोई परीक्षाएं नहीं लेते बच्चों को। तो ऐसे ही उनको उनके अपने एक्सपीरियंसेस से उनके सामने कोई चीजें प्रस्तुत करके उनका क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रेक्षण के आधार पर, प्रेक्षण क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होते हैं। बच्चे को कोई एक चीज दिखा दी और उससे पूछ लिया कि आपके विचार कैसे हैं, ठीक है, सामाजिकता और ये सब चीजें जोड़कर उसको क्या किया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसकी कोई लिखित और मौखिक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है कि पहले और दूसरी बच्चे की कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए और मौखिक परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये एचटेट में आया हुआ है, एचटेट में है ना। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? कैसी शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए? समावेशी, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए। भेदभाव कैसा हो सकता है? आर्थिक, मानसिक, लिंग, जाति, धर्म, इन सब, ये सब रहित होना चाहिए। यानी कि इनका कोई भी नामो निशान नहीं होना चाहिए। या लड़के लड़की एक जगह बैठ के पढ़ेंगे, हर जाति, हर धर्म, हर लिंग का बच्चा कैसा भी हो वो एक साथ बैठकर पढ़ेगा। तो एनसीएफ किस पर जोर देता है? समावेशी शिक्षा के ऊपर जोर देता है और सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं का अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया? यानी कि शांति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के प्रति आदर, ये बात साफ साफ कही हुई है कि लड़कियों और लेडीज का क्या करना चाहिए? आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, अकेली नैतिक शिक्षा को नहीं, नैतिक शिक्षा एक पार्ट होना चाहिए। शांति शिक्षा को एक अलग विषय नहीं, ऐसा कोई अलग विषय की कोई बात नहीं की गई है। नैतिक शिक्षा पढ़ानी है किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़कर, जैसे कि सामाजिक विज्ञान के अंदर नैतिकता वाला चैप्टर डाल दो। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ऐसी कोई शिक्षा को पाठ्यक्रम में लागू नहीं किया गया। नैतिकता की बात की गई है, सामाजिकता की बात की गई है, गणितीय शिक्षा की बात की गई है, कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई है, संस्कृति की बात की गई है। और महिला, इसी के अंदर जो शांति शिक्षा है उसके अंदर जैसे कि हमारे संविधान की इज्जत करना, ठीक है, हमारे धर्मों की इज्जत करना, महिलाओं की इज्जत करना, उनको रिस्पेक्ट देना, जिम्मेदारी निभाना, ऐसी शिक्षाओं को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थ किया गया। संसाधन क्यों माना गया? बहुभाषी, 3 तरह की भाषाओं की बात की गई है। पहली बात, भाषा तो कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा।
पहले तो कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा, जैसे कि हरियाणा की हरियाणवी, ठीक है, गुजरात वालों की गुजराती, गुजराती। त्रिस्तरीय भाषा पर जोर दिया गया है। दूसरी कैसी होनी चाहिए, राज्य या राष्ट्रीय भाषाओं, ठीक है, जैसे कि हिंदी। और तीसरी भाषा कैसे सिखानी है, अंतरराष्ट्रीय सिखानी है, अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि अंग्रेजी हो गया। ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, जो शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है, इनके अंदर शिक्षा देनी है। अब बच्चा टीचर है हरियाणा का, तमिलनाडु में पोस्टिंग कर दोगे, उसको हरियाणवी आती है लेकिन उसको तमिल नहीं आती है, वो बच्चों को कैसे सिखाएगा। तो हमारे संविधान में, हमारे उसके रूल्स में साफ साफ लिखा गया है कि बच्चों को टीचर प्रोवाइड करवाया जाए जो उनकी मातृभाषा जानता हो, तभी वो बच्चा एक स्कूल के अंदर अच्छा शिक्षण ग्रहण कर पाएगा। ये एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक को सुरक्षित महसूस हो। यह भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। मतलब मातृभाषा में ही समझता है बच्चा, स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो जो घर में भाषा होगी उसी का यूज करेगा। ये बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन करेगा। अगर ये मातृभाषा में शिक्षा नहीं दोगे तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं बनेगा, बालक पीछे छूटने लग जाएगा और वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या लिखा है कि सारी की सारी बातें सही है कि मातृभाषा या बहुभाषा, मतलब बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ने के लिए वो इजी फील करता है, सुरक्षित फील करता है, आत्मविश्वास फील करता है, या उसको कोई भय नहीं होता, उसी भाषा में उसको शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार का सुझाव दिया गया। खुली पुस्तक, हाँ, ओपन बुक सिस्टम दिया गया, सतत, निरंतर और व्यापक, इसकी भी बात की गई है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी, मतलब बच्चे के सामने एक प्रोजेक्ट रख दोगे। प्रोजेक्ट मेथड का, प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले किसने दिया था, 1908 के अंदर अमेरिका के जो रिचार्ड्स थे उन्होंने प्रोजेक्ट शब्द की बात की थी। और इस शिक्षा के अंदर प्रोजेक्ट विधि को कौन लेकर आए थे, जॉन डेवी के स्टूडेंट थे वो। 1918 के अंदर कौन लेकर आए थे, किलपैट्रिक। क्या लेकर आए थे, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किस में लेकर आए थे, टीचिंग मेथड्स में। बच्चा क्या करेगा, बच्चा समाज में रहकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, ठीक है, समाज के अंदर ज्ञान ग्रहण करके अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। सामूहिक, सामूहिक का मतलब क्या था, समाज में, और कार्य मूल्यांकन करना यानी कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। खुली पुस्तक परीक्षा भी हो सकती है, और ये कॉन्टिन्यूअस व्यापक मूल्यांकन भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 शिक्षकों को कुछ गुणों का सुझाव देता है। इन गुणों को अपेक्षित परिणाम निम्न तालिका से दिए गए। कौन कौन से गुण होते हैं, देखो, पहली बात, जब ऐसे मिलान करो तो ये बड़े वाले पहले पढ़ लिया करो, इनको इधर मिलाने की कोशिश किया करो, इसको इधर मिलाओगे ना तो सब गोच पोच हो जाता है, ठीक है। सही, जैसे कि मैं बात करूं, सिद्धांतों का तुलनात्मक प्रस्तुति, यानी कि सिद्धांतों को समझता है और उनका क्या करता है, तुलनात्मक प्रस्तुति करता है। तो उसके अंदर कौशल भी हो सकता है, अभिरुचि की कोई बात नहीं है, उसका दृष्टिकोण भी हो सकता है, उसका ज्ञान भी हो सकता है। अगला देखते हैं, अगला क्या आता है, बालक की प्रगति से जुड़ाव। अब बालक की प्रगति से जुड़ाव, इसका मतलब उसका कैसा है, उसका दृष्टिकोण भी हो सकता है और उसका अभिरुचि हो सकता है। नहीं आ रहा, कक्षा में सही उपकरणों का प्रयोग। अब सही उपकरणों का प्रयोग तो कब करेगा, जब उसको क्या होगा, सही उपकरणों का प्रयोग, सही उपकरणों का प्रयोग तो तभी करेगा जब उसके कौशल सही होंगे। तो सही उपकरणों का प्रयोग तो यहां जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद बालक की प्रगति का जुड़ाव, यानी कि उसका क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है, अभिरुचि, अभिरुचि होगी, उसका इंटरेस्ट होगा, तो कक्षा में विविध परिस्थितियों का निर्माण, यानी कि 3 का 2, 3 का 2 यहाँ नहीं है, 3 का 2 यहाँ भी नहीं है, और 3 का 4 यहाँ पर भी नहीं है, तो शायद ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, और क्या बच गया, ज्ञान। और ज्ञान किसके साथ जुड़ेगा,
नहीं, ज्ञान ही रह गया। हाँ फर्स्ट, तो फर्स्ट किसके साथ जुड़ेगा? सिद्धांतों का तुलनात्मक। ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा? तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा। यानी कि तो आंसर क्या क्या बने? आंसर ऐसे बने कि फर्स्ट के सामने क्या है? 4, फर्स्ट के सामने क्या है? 4, 2 के सामने 3, ऐसा देख ही लो। फर्स्ट के सामने 4, 2 के सामने 3, 3 के सामने 2, 4। तो आंसर क्या रहेगा? बी। यानी कि बच्चे को ज्ञान होगा तो सिद्धांतों की तुलना करेगा, उसका दृष्टिकोण अच्छा होगा तो बालक की प्रगति से जुड़ाव, अभिरुचि होगी तो उसकी विविध परिस्थितियों के निर्माण और कौशल सही होगा तो उसको सही उपकरणों का प्रयोग करना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों का सुझाया गया? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होगी, यानी कि वैकल्पिक होगी। फिर और क्या दिया गया था? 5वीं, 8वीं और 11वीं में बोर्ड की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा कैसी होनी चाहिए? वैकल्पिक होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता और प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, ये ऐच्छिक थोड़ी हो सकती है। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं जब मन करेगा जॉब लगने का तभी बच्चा देता है, उपयुक्त सभी नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी कि कक्षा 10 में क्या होनी चाहिए? बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। और कौन सी कक्षा की बात की गई? 5वीं और 8वीं और 11वीं में बोर्ड की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बोर्ड पेपर नहीं होने चाहिए। और 10वीं में क्या होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए। क्वेश्चंस खत्म हो गए। एनसीएफ के जितने क्वेश्चंस बनते थे मोस्टली सारे इसके अंदर आ गए हैं। कुछ छूट गया हो तो थ्योरी की क्लास है, आप थ्योरी कर सकते हैं। थैंक यू।